मशरिक न्यूज के नाज़रीन आदाब। मुल्क को आज़ाद हुए 73 साल हो चुके हैं। मुल्क के इस वक्त क्या हालात हैं? बेंगलुरु में हजरत के नाम का सोशल मीडिया पे दुरुपयोग किया गया, उसको लेकर के जो प्रोटेस्ट किया गया और कोरोना के वक्त में जिस तरह मरकज़ को बदनाम करने की कोशिश की गई, ऐसे तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमने बात की दिल्ली स्टेट जनरल सेक्रेटरी उलेमा एंड मसाइद बोर्ड के सैयद सादाब हुसैन रिजवी अशरफी साहब से। अशरफी साहब, मुल्क को आज़ाद हुए 73 साल हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क के क्या हालात हैं? मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है? इस बाबत आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुल्क को आज़ाद हुए 73 साल हो चुके हैं, ये आप भी बता रहे हैं और सबको पता है। और कितनी तरक्की हो रही है या कितना ये नीचे जवाल पजीर हो रहा है मुल्क, ये भी आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, जाहिर है। जब ये देश आज़ाद हुआ था तो अमेरिका का डॉलर हिंदुस्तान के रुपये के बराबर था। आज 73 साल में 73 रुपये के बराबर एक डॉलर हो गया, तो कुछ तरक्की नहीं, मुझे तो लग रहा है ये नीचे चला गया। और आपने बात की कोरोना की और मरकज़ की, तो कोरोना अब आप देख लीजिए, मरकज़ को बदनाम करने की कोशिश की गई, मुस्लिम्स पर हर जगह परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ये एक अच्छे मुल्क की पहचान नहीं है। मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाने के लिए सबका साथ चाहिए होता है, सबको एक साथ लेके चलना होता है। किसी एक के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने से या कोरोना का जिम्मेदार मरकज़ को बनाने के लिए कहा जाए, तो आज आप देखिए बिहार में वहाँ के बीजेपी हेडक्वार्टर में 100 में से 75 लोग कोरोना संक्रमित निकले। तिरुपति मंदिर में 100 कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं लोग, 700 कुछ लोग निकले। बेंगलोर में आज दंगा हो रहा है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। जो सबको पता है कि ये चीज़ कोई बर्दाश्त नहीं करता, उसके बाद ज़बरदस्ती क्यों इस तरह के काम लोग कर रहे हैं? और ख़ास करके ऐसे लोग काम करते हैं जो सत्ता से जुड़े हुए हों, सत्ता से जुड़े हों या सत्ता से इनडायरेक्टली जुड़े हुए हों, या उनसे ये काम कराया जा रहा है या टेस्ट कराया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ इस ऐसे एजेंडे की तरफ जा रहे हैं कि जिसमें ये चाहते हैं कि देश का बंटवारा हो। और मुसलमान अगर अपनी बात को रखने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, या कोई भी धर्म हो, विशेष हो, जाति हो, तो उसको अपनी बात रखने का संविधान ने इजाज़त दी है, वो अपना प्रोटेस्ट भी कर सकता है। अब उस प्रोटेस्ट में कौन ऐसे लोग आ जाते हैं जो उस प्रोटेस्ट को उग्र कर देते हैं, उसके बाद वहाँ गोलियाँ चलती हैं और उसके बाद कर्फ्यू होता है और नए नए तरीके की बात विवाद और बढ़ता चला जाता है। अगर आप ये कोरोना के मामले को देखेंगे तो कोरोना का अगर हम किसी एक विशेष तबके पर लगाएं, तो ऐसे तो हमारे बीजेपी के मंत्री थे जिन्होंने पापड़ खिला के कोरोना सही करने की कोशिश की थी, वो खुद संक्रमित हो गए। हमारे माननीय जो है गृह मंत्री, वो भी संक्रमित हुए। तो ये तो एक बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? अगर ये पता चल जाए कि इस विशेष तबके से ये बीमारी फैल रही है, तो ये दुनिया में नहीं फैलती। उस विशेष तबके को तभी रोक दिया जाता, वहीं बंद कर दिया जाता। ये तो एक जीवाणु है, कीटाणु है। और उसके बाद अगर हम मुल्क में आए, तरक्की करें, तो इस तरीके की बातें करेंगे। पेंडेमिक चल रहा है, वैसे ही आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, देश बदहाली की तरफ जा रहा है। और मेरी तो समझ में नहीं आता कि लोगों के तो रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, मगर एक कारोबार है जो सबसे ज़्यादा फल फूल रहा है, वो है MLO की खरीदो फरोख्त। ये केंद्र सरकार इस बीमारी को ख़त्म करने से ज़्यादा अपनी सरकार बनाने की कोशिश करती है। कभी राजस्थान में MLA खरीदने की कोशिश करती है, कभी मध्य प्रदेश में MLA खरीदने की कोशिश करती है। अब ये इस पैंडेमिक माहौल में जब लॉकडाउन चल रहा हो, लोग परेशान चल रहे हैं, रोज़गार से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, दिमागी तौर से डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, लोग परेशानी की तरफ हैं। और आप जो है सरकार बनाने की, आपको ऐसी नीति लेकर आनी चाहिए थी जिससे लोगों का विकास हो। जो इनका नारा था सबका विकास, सबका विश्वास हमें साथ में चाहिए, तो वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मुझे तो कहीं नज़र आता नहीं। और इस हमारी आज़ादी की 73वीं 74वीं वर्षगांठ जो है, हम इसे देखें तो ये आज़ादी 1947 से नहीं है। आज़ादी की लड़ाई तो 1857 से लड़ी गई। उसको अगर हम देखें तो उससे लड़ते लड़ते 47 में आके इसको कामयाबी मिली और आज हम इसको 73वीं वर्षगांठ हम बनाएंगे। तो
इस वर्षगांठ पे हमें एक ऐसा दिल को और सबको मिलकर एक ऐसे एजेंडे के साथ लब्बैक कहना चाहिए, साथ आना चाहिए कि हमें इस देश को विकास करना है। इस देश में से जातिवाद, धर्मवाद और नफरत की राजनीति को ख़त्म कर देना है। अब आप नफरत की राजनीति को ख़त्म करना है या बढ़ावा देना है, ये हमें हम सबको मिलकर सोचना होगा और उसी की तरफ चलना होगा कि कौन ऐसे हैं जो विकास कर रहे हैं, विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं, पब्लिक के साथ हैं, जनता के साथ हैं, आम आदमी के साथ हैं। ऐसे ही लोगों को हमें आगे चुनना चाहिए और हमें इस तरफ जाना चाहिए कि हमारा देश विकास की तरफ जाए, उन्नति करे और बहुत ही उन्नति करे और सबका साथ हो, सबका विकास हो। बात की जाए कि कोरोना के वक्त से देश के आर्थिक हालात, जो माली हालात हैं, वो बहुत बुरे होते जा रहे हैं। कारोबार, काम धंधे लगभग बंद हो चुके हैं। ऐसे में मरकजी हुकूमत ने, वजीर आजम ने 20,000 करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज ऐलान किया था। क्या आप किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसे तंजीम को, किसी ऐसे कारोबारी को जानते हैं जिसे इस आर्थिक पैकेज से कुछ फ़ायदा हुआ हो? देखिए साहब, ये तो जुमलेबाजी की सरकार है और यहाँ पे जुमले ही चलता है। ये जो आपने आर्थिक पैकेज की बात की, एक तो मैं इसको पहले कहना चाहूँगा कि आर्थिक पैकेज नहीं है, एक तो ये लोन पैकेज है। लोन का अल्टीमेटली नुकसान लेने वाले को ही होता, फ़ायदा नहीं होता उसको बढ़ा कर ही देना होगा, उसमें क्या छूट होगी। और जो आपने एनजीओ या लोग बात की है, तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इसके लिए बेचारे परेशान हुए होंगे कोशिश करने के लिए, मगर आज तक किसी को उसमें से कुछ मिला नहीं है। बात की जाए दिल्ली की, तो मुल्क की रियासत दिल्ली में फरवरी के 3 दिनों में दंगे हुए और जिसमें 53 लोग मारे गए, जिसमें से 40 मुस्लिम थे। दिल्ली दंगों के अंदर लोगों को उठाया जा रहा है। दिल्ली हुकूमत और दूसरे लोगों से भी राहत का ऐलान किया। उन लोगों तक राहत अभी तक पहुंच नहीं पा रही। दंगों को लेकर के जो हालात बिगड़े हुए हैं, चंद रोज पहले भी वहाँ 2-3 जर्नलिस्टों को पीटा गया कवरेज के दौरान। इस बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँ कि ये क्रोनोलॉजी है। जो आपने क्रोनोलॉजी लफ्ज़ सुना होगा, ये कहीं और से क्रोनोलॉजी उठी और कहीं और आके लग गई। ये जो दिल्ली में दंगे हुए, उसमें मुसलमान ही मारा गया, मुसलमान ही शहीद हुआ और मुसलमान ही उसमें मुलजिम बन रहा है आज। मैं तो आपके माध्यम से तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा और उनसे भी जो लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि जनाब इसमें निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसके कौन जिम्मेदार हैं, कौन नहीं है, जो भी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मगर वो जो दंगे हैं उसमें एक चीज़ तो साफ प्रतीत हो रही है कि उसमें नुकसान एक तबके का हुआ, वो था मुसलमान। सबसे ज़्यादा नुकसान। देखिए, जब कोई दंगा होता है, झगड़ा होता है, तो दोनों पक्षों का नुकसान होता है, मगर वो जब कैलकुलेशन होती है तो किसका ज़्यादा नुकसान हुआ, तो उसमें दिखने में तो यही आता है। अब दिल्ली सरकार ने उसमें राहत का काम बहुत किया है। मैं तारीफ़ करूँगा दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की सरकार की, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसमें लोगों को जल्द से जल्द वहाँ पे रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की, उनको मुआवजा देने की कोशिश की। अब जो एक बात हो रही है कि मुआवजा नहीं मिल पा रहा, वो असल में फरवरी में ये सब हुआ। जब प्रोसेस शुरू हुआ तो फिर ये कोरोना का लॉकडाउन चल गया। अब वो लॉकडाउन के चलते आपको पता है तमाम सरकारी दफ्तर वगैरह सब बंद रहे, जिसकी वजह से कुछ देरी हो रही है। मगर मुझे यकीन है दिल्ली सरकार पर कि वो जल्द से जल्द मुआवजे को उन तक पहुंचाएगी। उन्होंने ज़्यादा ऑफिसर्स वहाँ लगाए, एसडीएम ज़्यादा लगाए, ताकि जल्द से जल्द वो कार्रवाई पूरी हो सके। थोड़ी देर हो रही है, मगर ये अफसोस है कि दिल्ली जैसी राजधानी में, जो मुल्क की राजधानी है और इतना बड़ा पुलिस का नेटवर्क है, वहाँ पर इतने दिनों तक, 3-4 दिन तक दंगे होते रहे और इतने सारे लोग उसमें मारे गए। हमारे देश के, मैं ये कहूँगा कि हिंदू मारे गए या मुसलमान मारे गए वो तो एक अलग बात है, मगर सबसे पहले ये कि वो हिंदुस्तानी थे, हमारे देश के नागरिक थे, हमारे भाई थे जो उसमें मारे गए, जो निहायत अफसोस की बात है हमारे लिए भी और प्रशासन के लिए। बात की जाए तो कोरोना काल के चलते हुए हाजी इस बार नहीं जा पाए हज के लिए, तो आप दिल्ली हज कमेटी के मेंबर भी हैं, तो नेक्स्ट टाइम किस तरीके से हज पे जाने वालों के लिए अरेंजमेंट किया जाए, या जो इस बार जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया था उन्हीं को भेजा जाए, या नए लोग, या कोटा ज़्यादा बढ़ाया जाए? इस बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बात हमने सबसे पहले तो एक चीज़ ये मांग की है कि इस बार कोटा, जो आने वाला हज है उसका कोटा बढ़ाया जाए।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें एडजस्ट होकर जा सकें। अब ये जो कोटा है वो बेसिकली सऊदी गवर्नमेंट देती है हर कंट्री को कि इस कंट्री से कितने लोग आएंगे। तो मैं अपने केंद्र सरकार से और हमारे मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर मुख्तार अब्बास नकवी साहब से दरख्वास्त करूँगा आपके माध्यम से कि वो सऊदी गवर्नमेंट से बात करे और इसके कोटे को बढ़वाएं। दूसरा, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं उसमें यह है कि जो महरम कैटेगरी के लोग, लेडीज़ थी, यानी जो विदाउट महरम जाना चाहती थी, उनका तो अगले साल के लिए फिक्स कर दिया है कि वो बिना कोरे के उनका सिलेक्शन होगा। बाकी के लिए भी मांग चल रही है और जो भी नई पॉलिसीज़ आएंगी कि अब क्या क्या टेस्ट होना है, कैसे कैसे टेस्ट होंगे या क्या क्या तरीका होगा वहाँ जाने का, उस पर काम चल रहा है। जैसी पॉलिसी आएगी वो भी आपको बताएंगे। और दूसरा ये कि हमारे इस साल हज पर यहाँ से नहीं जा पाए, मगर सऊदी गवर्नमेंट ने 10,000 लोगों को हज की परमिशन दी और 10,000 लोगों में से 3,000 लोग सऊदी नेशनल थे, बाकी 7,000 लोग सऊदी रेसिडेंट थे, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ के लोग जो वहाँ पे जॉब के लिए गए या बिजनेस कर रहे हैं, वो नेशनल नहीं है सऊदीया के, उन लोगों ने हज किया और बहुत अच्छा हज हुआ। और एक ख़ास बात यह है कि उनमें से कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला और बहुत सेफ्टी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए, उसके अलावा वहाँ पर जो भी WHO की गाइडलाइंस आती थी उनको उन्होंने पूरा फॉलो किया। तो इस्लाम में कुरान में एक आयत है, ला इक्राहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, हर चीज़ की आसानी है। तो जैसी आसानियाँ हो सकती थी, जैसे लोगों को सहूलत दे सकते थे, और बीमारी से बचना बहुत ज़रूरी है, अपनी जान की हिफाजत करना फ़र्ज़ है, तो उसके तहत उन रूल्स को कि हम जमात में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और तो उनको भी हटाया गया, दूर दूर रखा गया। तो इसकी कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे तरह से हज हुआ। और अब गवर्नमेंट वहाँ की नई पॉलिसी बना रही है कि अगले साल किस तरीके से हाजियों को बुलाया जाएगा। उसके लिए उन्होंने वहाँ पे कुछ एक्सपेंशंस भी किए हैं हरम में कैपेसिटी के हिसाब से। तो अब देखिए जैसा भी पॉलिसीज़ होगी वो आपको पता चल जाएगी। मुल्क के नाम कोई पैगाम? मुल्क के नाम में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपसी मोहब्बत, भाईचारा, इख़्वत बना के रखें, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें राइट देता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन, तो हमें उस पर बिल्कुल कायम रहना चाहिए कि हमें सबको सबसे पहले हिंदुस्तानी मानना चाहिए, अपना भाई मानना चाहिए। ये जो मज़हब है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद।